मुंबई में एक 20 साल की लड़की की लाश मिली और जिसने साल 2012 में निर्भया कांड की याद दिला दी। और पुलिस और उस लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक उस लड़की के जिस्म पर शायद ऐसा ही कोई हिस्सा होगा जो जख्मों से निशान न मिला हो, और कुछ निशान तो ऐसे थे जिन्हें जानवरों ने नोच खाया था। और दरिंदगी तो तब हुई जिस लड़की की लाश मिली, लगभग वो 6 साल पहले एक लड़के के ने उसका यौन शोषण किया था। यौन शोषण करने के बाद पुलिस ने उस लड़के को जेल भेजा था और सच सामने तब आई। उस आरोपी ने जेल जाने के बाद अब पुलिस को शक था कि जेल से बाहर आने के बाद जो आरोपी था कहीं उसने तो नहीं ऐसी वारदात को अंजाम दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो नवी मुंबई की कहानी है, जो काफ़ी दर्दनाक कहानी है। शायद जिसको सुनने के बाद आप बेहद हैरान रहने वाले हैं। दरअसल ये कहानी 25 जुलाई नवी मुंबई के उरण तालुका के रहने वाली एक 20 साल की लड़की की, जिसका नाम था यश्री शिंदे, अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। और गुरुवार 25 जुलाई की सुबह निकली थी, लेकिन शाम को हो जाने पर वो घर नहीं लौटी और ऊपर से उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। घर वाले काफ़ी परेशान थे। यश्री को ढूंढने के लिए काफ़ी कोशिश किया गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसके दोस्तों से बातचीत किया गया, उससे भी उनको भी इस बात का कोई भनक नहीं था। गुरुवार और शुक्रवार की इस दरमई रात को ही उन्होंने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया। लेकिन कॉमर्स की गई पढ़ाई पूरी करने के बाद यश्री एक कंपनी में डाटा एंट्री के ऑपरेटर के तौर पर काम किया करती थी और घर वालों के मुताबिक उसका सर्कल काफ़ी लिमिटेड था। ऐसे में उसकी गुमशुदगी को लेकर खुद पुलिस भी हैरान थी, लेकिन कभी पुलिस के ने उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी जुटा पाती। तब शुक्रवार और शनिवार की रात को कोटा नाफा इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास एक पुलिस को एक लावारिस लाश मिलती है और खबर मिली कि ये लाश किसी लड़की की है जो इत्तेफाक से मरने वाली लड़की का उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष है। और आसपास में ऐसा लोगों ने जो है पुलिस को सूचना दी। ऐसे उरल पुलिस ने यश्री के घर वालों को खबर दी और ताकि वो इस लाश को देखकर उस लाश को अपनी बेटी को या किसी और की लाश है उसको पहचान सके। लेकिन बात यही नहीं ख़त्म हो जाती। तो पुलिस अब तक लाश को अपने कब्जे में ले चुकी थी। उसकी हालत इतना ख़राब हो चुकी थी कि उसके जिस्म पर चाकुओं के कई वार भी किए गए थे, यहाँ तक कि उसके चेहरे एवं उसके प्राइवेट पार्ट को बुरी तरीके से कुचल दिया गया था। जिसमें कई हिस्से पे जो लावारिस कुत्ते थे उन्होंने निवाला बना चुके थे। लेकिन इतना ही नहीं, इसके बावजूद भी लाश के मौजूदी कपड़ों और उसकी कमर पर बने टैटू के सहारे घर वालों ने उसकी पहचान कर ली और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि शिंदे परिवार की बेटी यश्री की निकली, और जिसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट घर वालों ने दर्ज कराई थी। और लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार यश्री की हालत किया किसने, आखिरकार इस लड़की का फिर किससे या उस घर वालों से या किसी से दुश्मनी हो सकती है। अब पुलिस और घर वालों से पूछताछ शुरू कर देती है, लेकिन असल में पुलिस ये जानना चाहती थी कि कहीं लड़की का या उसके साथ परिवार के किसी दूसरे सदस्य कोई पुरानी रंजिश या कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं है। इस तफ्तीश में सिलसिले में पुलिस को यश्री के साथ हुई एक पुरानी वारदात का जब पर्दाफाश होता है तो घर वालों ने बताया कि 2018 में दाऊद नाम का एक टैक्सी ड्राइवर यश्री को काफ़ी परेशान किया करता था और उस दौरान उसने यश्री का शोषण भी किया था, जिसके बाद उन्हें दाऊद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के धाराओं के तहत उसे रिपोर्ट दर्ज कराई और दाऊद को पकड़कर जेल भेजवा दिया गया, जिसके बाद वो जेल से रिहा भी हो गया। ऐसे में उन्हें शक था कि कहीं इस वारदात के पीछे दाऊद का भी तो हाथ तो नहीं है। ऐसे में जब पुलिस की जांच उसी टैक्सी ड्राइवर को ईद और गिर्द में टिका हुआ था तो घर वालों का कहना था कि जेल से बाहर आने के बाद दाऊद फिर से यश्री को पीछे पड़ गया था और इस
बार खुद तो जेल जाने के बदला लेना चाहता था, लेकिन उसे साजिशन बेटी को बताओ कि फांसिया खुद से मिलने बुलाया या उसको मौका देकर उसकी हत्या कर दी। घर वालों का यह साजिश बार बार उसके ऊपर चल रहा था, लेकिन दाऊद ने जिस बर्बर तरीके से यस्री का जान लिया था, उसे देखकर उसे साफ हो चुका था कि उसके मन में यस्री और घर वालों के खिलाफ कितना ज़्यादा नफरत भरा हुआ था। लेकिन हालांकि पुलिस ने अभी तक इस मामले को दाऊद का हाथ होने का आधिकारिक तौर पर नहीं कहा, क्योंकि पुलिस को इस वारदात में मारी गई लड़की का डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR भी जांच में ऐसा संकेत मिले थे, लेकिन दाऊद की तरफ से इशारा करते हैं कि असल में दाऊद मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला था, जो पुलिस की माने तो यस्री को के शोषण के मामले में गिरफ्तार भी हुआ था और जेल जाने के बाद उसे रिहाई भी मिली, तो वो फिर से जेल से छूट कर कर्नाटक चला गया था। लेकिन इस बीच वो नवी मुंबई में वापस लौटा था और पुलिस अपनी इनोवेशन से अभी तक सबूत नहीं जुटा पाई थी, काफ़ी परेशान थी। उधर घर वालों ने एक और चौंकाने वाली खुलासा सामने आया कि पुलिस की माने तो यस्री ने अपने उस गुमनाम दोस्तों से मिलने जाने से पहले अपनी एक दूसरी दोस्त के इसके बारे में बताया, और वो भी बताती थी कि उससे मिलने काफ़ी डर लग रहा था, और वो सवाल ये उठाता कि आखिरकार वो गुमनाम दोस्त कौन था। और क्योंकि यस्री ने अपने ही डर की बातों को कही थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो गुरुवार को जिससे मिलने जा रही आखिर वो है कौन। तो उधर जिस बर्बर तरीके से यस्री की जान चली गई थी, उसके बाद लोगों ने ये कातिल के खिलाफ ज़बरदस्त गुस्सा था। कई नेताओं ने आरोपियों के खिलाफ कई कार्रवाई करने का, जो कत्ल के साथ एक दलित लड़की का उत्पीड़न का मामला भी दर्ज कराने में लोगों का सफल हाथ रहा, और उसके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट की केस चला जिसमें फांसी देने की मांग भी की गई। फिलहाल जो सवाल ये था कि आखिरकार घर वालों के दावे के मुताबिक दाऊद ही उनकी बेटी का कातिल है। अगर उसकी लोकेशन नवी मुंबई यानी उरण के आसपास मिली तो फिर तो वही पुलिस में पकड़ से बाहर क्यों होगा, क्योंकि पुलिस उसे पकड़ लेगी। कई टीमें बनाकर आरोपी लाश तलाश करने के बावजूद पुलिस के साथ खाली सवाल ये भी था कि आखिरकार मामले का जो ये कत्ल है, कोई फिर इसका मकसद क्या है, क्या कई वाकई इसमें लड़की का शोषण के मामले में जो इस वारदात को हुआ है उसको गिरफ्तार किया जाए या क्या किया जाए। इसके बाद घर वालों का बदला लेना चाहता था। अगर ऐसा ही यस्री इस बात को समझ क्यों नहीं सकी, और अगर उससे किसी भी अपने गुमनाम दोस्त से मिलने जाने का डर था तो इसने अपने घर वालों की इस बात का जानकारी क्यों नहीं दी। पुलिस अभी भी इस वारदात को जो है अंजाम देने के लिए अपनी तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। जैसे ही जांच में अगर आएगा तो दाऊद जाहिर सी बात है वो पकड़ा जाएगा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था या किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं था, बस आपके साथ इस कहानी का शेयर करना था। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, भदोही प्लस को अपना सपोर्ट दे, प्यार दे, क्योंकि आपका सपोर्ट और आपका प्यार ही हमारा मनोबल बढ़ाता रहेगा, और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे इस स्टोरीज़ के माध्यम से। दोस्तों अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।